हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई फिजिक्स। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा काइनेटिक एनर्जी। आज हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्क करने की एबिलिटी। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो वर्क करता है तो उसकी कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, वो उसके एनर्जी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कब होगी? किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी तब कंसीडर की जाती है अगर उस ऑब्जेक्ट में मोशन होती है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी एनर्जी होगी, तो वहाँ पे उस टाइम कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी कब डिफाइन की जाती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, उस ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। या फिर देखो, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट उसमें होना स्टार्ट हो गया या वो कुछ डिस्प्लेसमेंट उसमें हुआ, तो उस कंडीशन में उसमें क्या हुआ? वर्क डन। और हमने अभी कहा है कि वर्क डन को करने की एबिलिटी जो होती है वो एनर्जी होती है। तो यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है, अ मूविंग क्रिकेट बॉल पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। जो एक घूमती हुई क्रिकेट बॉल होती है, जो गति में होती है, मोशन मतलब गति होना, जो घूमती हुई एक मोशन करती हुई जो क्रिकेट की बॉल होती है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है कि एवरी मूविंग पार्ट इन दिस इंजन पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये जो आपको इमेज दिखा रखी है, एक इंजन की इमेज दिखा रखी है, और इस इंजन का जितने भी पार्ट वर्क कर रहे हैं, जितने भी पार्ट मूविंग में है, उनमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके लिए हमने ना ये पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, इसमें कोई हार्ड नहीं है। यार डेरिवेशन से बच्चे डर जाते हैं कि डेरिवेशन तो बहुत हार्ड होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक आना चाहिए। इसमें देखो हम क्या करते हैं, हम ना एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं और उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास तो होता ही है। मान लिया हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और इसका मास है स्मॉल m, और हमने इस पर एफ फोर्स एक्सर्ट किया, एफ फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट में कुछ मूवमेंट हुआ। और आपको पता ही है, अगर ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में होता है तो उस कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लेते हैं u, और फिर जब उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाती है v में। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? s, मतलब इन्होंने s डिस्टेंस कवर की। फोर्स F m मास के ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करने के बाद उसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी u थी, फिर उसमें s डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी एक बात है, जहाँ पे हमने u लिया है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल वेलोसिटी होती है, f फोर्स होता है, m मास होता है और s डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी इज गिवन बाय, कि जो वर्क डन होगा फोर्स एक्सर्ट करने से और डिस्प्लेस होगा बॉडी में, तो वो क्या होगा? वर्क डन आपको पता ही है क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स हमने ले रखा है F और डिस्प्लेसमेंट कितना है? S। और आपने न्यूटन के सेकंड लॉ से पढ़ा है कि F फोर्स जब हम एक्सर्ट करते हैं तो बॉडी एक्सीलरेट करने लग जाती है। एक्सीलरेट का मतलब क्या होता है बेटा? उनकी वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम कौन से लॉ से लेंगे इसको? F का जो वैल्यू लेंगे हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन या फिर न्यूटन के सेकंड लॉ से। F इज इक्वल टू हो जाता है ma। ऐसे ही दूसरा हम लेते हैं s। अब s को ड्राइव करने के लिए हमने मोशन की 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, तो यहाँ पे हम उन तीनों इक्वेशन में एक ऐसी टर्म देखेंगे जिसमें क्या होता है? s भी हो, u भी हो, v भी हो और a भी हो। तो एक ऐसी इक्वेशन कौन सी है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और अगर हम लें कि 2as, जैसे हमारी इक्वेशन क्या होगी? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें s निकालना है यहाँ पे, क्योंकि f तो हमने देख लिया कि f हमने क्या लिया है, f इज इक्वल टू हमने लिया ma।
अब हमने क्या निकालना है, एस, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है। उसके बाद फिर वो वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। तो वी स्क्वायर क्या रहेगा, ऐसे ही एस की टर्म निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 2as के साथ क्या वैल्यू है, यहाँ पे प्लस में दिया है u, तो जब इक्वल के इस साइड आएगा लेफ्ट साइड तो ये u कैसा हो जाएगा, माइनस का, और इक्वल में क्या आ जाएगा 2as। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखना है s के लिए टर्म निकालेंगे, तो जो ये 2a है s के साथ प्रोडक्ट में है और इक्वल के दूसरी साइड आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो s इज इक्वल कितना आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इतना ही अलग है इससे, अपॉन 2a। तो ये हमारी s की वैल्यू आ जाएगी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसके बाद जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है as, लेकिन हमने सिंपल सी वैल्यू किसके लिए निकाल ली, हमने वैल्यू निकाली है s की। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, w इज इक्वल टू हमने रखा ma और इंटू s। अब s की वैल्यू जो हमने निकाली थी हम वो रख देंगे, ma इंटू s निकाला था हमने, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब a ऊपर है, a नीचे है, a से कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी, हमारे पास बचेगा 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारे पास डेरिवेशन बच गई। w इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब आगे इसमें क्या होगा, जो ये वर्क होता है ना, पोजेस्ड हो जाता है ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में। तो हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज। अब हमें पता है कि पहले ऑब्जेक्ट हमारा कैसा था, रेस्ट में था। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो हम u, उस कंडीशन में u कितना हो जाएगा, 0, और हमारे पास जो टर्म आ जाएगी, अगर हम इस इक्वेशन में u इज इक्वल टू 0 पुट कर दे तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, 1/2 m v स्क्वायर, क्योंकि u तो 0 हो जाएगा और ये कितना बचेगा, 1/2 m v स्क्वायर। अब हम इसमें देखेंगे कि नोट करके आपको क्या क्या इस फॉर्मूले से हम क्या क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्या क्या हमें पता चलता है। k इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर से क्या होता है, क्या क्या टर्म्स या फिर जो काइनेटिक एनर्जी किस पे रिलेट करती है, किस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। आप देख रहे हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और यही सेम आपको दिखाई दे रहा है कि k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब इसके बाद कंडीशन दिया है, इफ मास इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, और अगर मास इज हाफ तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। इसमें क्या होगा बेटा, हमने देखा कैसे करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, हमें फॉर्मूला तो पता है ना, 1/2 m v स्क्वायर होता है। अगर हम यहाँ पे 2m लिखें, हमने बोला कि मास जो हमारा है वो 2m हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा, तो हम लिखेंगे 1/2 2m मल्टीप्लाई इंटू वी स्क्वायर। तो 2m से हम 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी ही तो डिफाइन करनी है, तो हम इस 2 को बाहर ले आएंगे और हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर, और ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का ही है। तो यहाँ पे कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो गई, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप हाफ करोगे तो ये हाफ हो जाएगी। अब वेलोसिटी में क्या होगा बेटा, अगर वेलोसिटी डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। कैसे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 m v स्क्वायर, और बोला गया कि v इज इक्वल टू 2v, तो आप पुट करोगे 2v, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, k इज इक्वल 1/2 m 2v का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। तो वही हम 2 से 4 को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, हम 4 को बाहर ले आएंगे और इसको एक एज ए फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का लिखेंगे 1/2 m v स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड होता है कि अगर हमने वेलोसिटी को 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हम डिक्रीज करेंगे तो 1/4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। अब आगे देखो इसमें कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि जो मास है ना, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। ना तो किसी ऑब्जेक्ट का मास 0 होगा और ना ही नेगेटिव होगा। और जो वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव भी होती है तो वो स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे अगर आप -2 का स्क्वायर करते हैं तो -2 इंटू क्या करते हो, -2, और माइनस की माइनस से जब प्रोडक्ट होती है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इसीलिए स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव रहने वाली है। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट,
काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम उसका मैग्नीट्यूड चेक करते हैं बेटा, हम ये चेक नहीं करते कि एनर्जी किस डायरेक्शन में है। और आपको पता है स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट के लिए हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, उसके डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते, तो वो क्या होता है? उसकी स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारी जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगी। इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी को कम्प्लीटली कवर कर लिया। इसके बाद जो टॉपिक हमारे बचे हैं हम उनको कवर करेंगे। ठीक है।